This conference will now be recorded. Very good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, chapter number 1, which is the first chapter and the last chapter of the year for us. So we are going first chapter at last, which is the relations and functions. ठीक है, ये पहली बार हो रहा है कि मैं फर्स्ट चैप्टर लास्ट में पढ़ा रहा हूँ. मतलब ये समझो कि अगर मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाया होता तो ये चैप्टर आप स्कूल में मार्च में पढ़ चुके होते, ठीक है, बट आप ये दिसंबर में पढ़ रहे हो. And today is the 1st December and the chapter is also first. ओके चलिए ठीक है. रिलेशन एंड फंक्शन करने वाले हैं और ये वर्ड से आप अनजान नहीं है, अपरिचित नहीं है, आपके लिए काफी फेमिलियर है वर्ड. एम आई राइट? रिलेशन आपने ए क्रॉस बी के टर्म में आपको क्लास 11th में याद होगा कि जब रिलेशन की बात करते थे तो पहले आप ऑर्डर्ड पेयर समझते थे ए क्रॉस बी, ठीक है. तो ऑर्डर्ड क्रॉस ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होता था रिलेशन, और आगे चल के आपने देखा कि कुछ रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाते हैं, तो उनको फंक्शन कहा जाता है जिनके आउटपुट यूनिक होते हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीजें आपने क्लास 11th में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको शायद याद भी होगा. फिर थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या है. वेटेज तो इसका मेरे ख्याल से 8 मार्क्स का है. तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, क्योंकि आप रिलेशन क्या होता है ये आप 11th में पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके सीधे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं. एक एक करके पढ़ना शुरू करिए. चलिए देव धारीवाल आपसे शुरू करते हैं. स्टार्ट रीडिंग 1.2. Types of relation. In this section, we would like to study different types of relation. We know that a relation in a set is a number of subset of A into A. Thus, A cross A, thus the empty set, null, and A cross A are two extreme relations. For illustration, consider a relation R in the set A 1, 2, 3, 4, given by R is equals to A comma B is to A minus B equals to 10. This is the empty set as no pair A comma B satisfies the condition A minus B equals to 10. Similarly, R dash is equals to A comma B such as A minus B is greater than equal to 0. Is the whole set A cross A as all pairs A comma B in A cross A satisfy mod A minus B greater than equal to 0. These two extreme examples lead us to the following definition. Definition 1. A relation R in a set is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R equals to null set subset of A cross A. Definition 2. A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A cross A. Both the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations. ओके वेरी गुड. देखिए इसमें इतनी बात बताया गया है कि ए क्रॉस ए तो आप जानते हैं, और जितने भी रिलेशन होते हैं वो ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. यहीं से टाइप बनाना शुरू कर रहे हैं. हो सकता था कि आर में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और हो सकता था कि आर जो है वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाते. दोनों एक्सट्रीम रिलेशन है, क्योंकि जब सबसेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसेट में 5 सबसेट होता है और द सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट ऑफ दैट सेट, ठीक है. तो ये दोनों ही बातें होती हैं. तो जो सबसे बड़ा सेट है वो भी एक्सट्रीम है, जो सबसे छोटा है जिसमें कुछ भी नहीं है एक है जिसमें पूरा 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 का पूरा ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है जिसको बोला जाता है, ठीक है. तो एक में है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता. दोनों एक्सट्रीम रिलेशन है, और एक को हमेशा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दोनों को एक साथ बोला जाता है, बोथ आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन. एंड एक रिलेशन जो है उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, और दूसरा रिलेशन जो है उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे. तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, अगर रिलेशन किसके इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, और अगर रिलेशन फाई के इक्वल हो जाए तो उस रिलेशन का क्या नाम पड़ जाएगा, एम्प्टी रिलेशन. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? करणप्रीत? यस सर. यस सर. कल से स्कूल ड्रेस है ना? यस सर. जी चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, चारुल पढ़िए. Let A be the set of all students of
of a boys' school show that the relation R in A given by R is equal to A comma B is to A is sister of B is the empty relation and R dash is equal to A comma B is to the difference between the heights of A and B is less than 3 meter is the universal relation. ये एक्सप्लेन करिए, दोनों रिलेशन एक्सप्लेन करिए बेटा। एक रिलेशन है, अच्छा यहाँ पे सेट है, हाँ, ए इज द सेट ऑफ बॉयज और रिलेशन बोलता है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। पॉसिबल है क्या? बॉयज स्कूल में कोई किसी की बहन नहीं हो सकती, एम्पटी रिलेशन है ना। और यहाँ बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ द बॉयज इज लेस देन 3 मीटर। अरे भैया आदमी की हाइट ले दे के 1-1.5 मीटर होती है, ठीक है? कितनी मीटर होती है वैसे? 2 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 मीटर 2 मीटर ऐसा होता है। यहाँ पे डिफरेंस 3 मीटर के होने की बात कर रही है, तो मतलब डायनासोर के भी युग में इतने लंबे लंबे आदमी नहीं रहे होंगे, तो सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? यूनिवर्सल सारे के सारे बॉयज ऐसे होंगे जिनके हाइट दो बच्चों के हाइट के बीच में जो गैप है वो 3 मीटर होगा, सो दैट विल बी यूनिवर्सल रिलेशन। ये समझ में आ रही है क्या बेटा? चलिए करणप्रीत आप पढ़ने वाले हैं रिमार्क्स। In class 11, we have seen two ways of representing a relation, namely roster method and set builder method. However, a relation R in the set 1, 2, 1, 2, 3, 4 defined by R equals to A, B, which is B equals to A plus 1 is also expressed as A R B if and only if B equals to A plus 1 by many authors. We may also use this notation as and when convenient. क्या समझ में आ रहा है करणप्रीत? देखो जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो पता है कि सेट के फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। सेट के दो फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक होता है रोस्टर, एक होता है सेट बिल्डर। ये सारी चीजें आपको पता है। अब यहीं पे लिखा है एक रिलेशन है, किस रिलेशन कहाँ पे डिफाइंड है? रिलेशन किसी ना किसी सेट पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जिस सेट पे डिफाइंड है वो सेट कौन सा है करणप्रीत? द रिलेशन इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4। अब वहां से हम एलिमेंट लेंगे और एक रिलेशन का डेफिनेशन लिख दिया है। रिलेशन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि बी जो है वो a प्लस 1 है, मतलब सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले वाले एलिमेंट से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है? तो कैसे आएंगे एलिमेंट्स, कैसे आएंगे बताइए? हेलो 1, 2, 2, 3। हाँ 1 के साथ आएगा 2 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, अब 3 के साथ तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 के साथ 5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो उसमें ही नहीं है, क्योंकि 4 तक ही है नंबर, सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए, करेक्ट। हाँ सेट के एलिमेंट होने चाहिए, है ना भाई? तो ये आप डोमेन और रेंज तो अच्छे से समझते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखा हुआ है इफ a belongs to R, AB belongs to R, इसका मतलब क्या है? A is related to B। ऐसे 3 तरीके से लिखते हैं। A B में आपस में R रिलेशन है, इसको 3 तरीके से लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर belongs to R, A R B, और ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं A is related to B। ये चीज समझ में आ रही है क्या? देखो अभी तक से कुछ खास हमने नहीं पढ़ा है, जस्ट एक रिलेशन के टाइप पढ़े हैं, वो भी ट्रिवियल एक्सट्रीम रिलेशन पढ़े हैं, ठीक है? अब एक्सट्रीम रिलेशन को जानने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां पे क्या है। चलिए आगे पढ़ेंगे आस्था अग्रवाल। So from definition 3. नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन। Okay, sir. One of the most important relation which plays a significant role in mathematics is an equivalence relation. To study equivalence relation, we first consider three types of relation, namely reflexive, symmetric, and transitive. ठीक है, ये 3 तरह के रिलेशन पढ़ने वाले हैं अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या है। डेफिनेशन पढ़िए। Yes, sir. Definition 3. A relation R in a set A is called first reflexive if
A comma A belongs to R for every A belongs to A. Symmetric. If A1 comma A2 belongs to R, implies that A2 comma A1 belongs to R for all A1 comma A2 belongs to A. Third, transitive. If A1 comma A2 belongs to R and A2 comma A3 belongs to R, implies that A1 comma A2 belongs to R for all A1 comma A2 comma A3 belongs to A. चलिए इसी सेट में ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक रिलेशन बनाए तो यहाँ A बिलोंग टू A का मतलब क्या है? A जो है वो R में मतलब सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। लाइक अगर सेट में मैंने डाल दिया 1 2 3 डाल दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशन में क्या क्या होगा? 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि वर्ड आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही समझाने वाला हूँ और ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक है? क्वेश्चन यहीं से पूछेगा एग्जाम में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन दो चीजें होती हैं। पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहा हूँ IR। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि खुद से खुद रिलेटेड होना, सिर्फ और सिर्फ खुद से खुद रिलेटेड, मतलब 1 से 1 रिलेटेड है, 2 से 2 रिलेटेड है, 3 से 3 रिलेटेड है, इसके अलावा कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा होगा, सेम इनपुट सेम आउटपुट। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाता है कि इसके अलावा भी एलिमेंट आ सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन के एलिमेंट तो रहेंगे ही, ये तो मस्ट है, इसके अलावा भी और रिलेशन हो सकते हैं। जैसे एक मैं रिलेशन R1 लिख रहा हूँ जिसपे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और साथ में मैंने 4 1 भी डाल दिया। अब ये जो रिलेशन R1 है ये रिफ्लेक्सिव है और IR जो रिलेशन लिखा है ये भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिलेशन का नाम हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। नोट कर लेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। हु इज कॉलर 1? कॉलर 1। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा है कि बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया। अभी R1 को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर 4 1 है तो वहां क्या होना चाहिए? 1 4 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, इसको इफ पार्ट बोला जाता है, इफ पेयर। ठीक है, अगर सपोज 2 1 है और 1 2 नहीं है, इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और सीखेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन नंबर 4 पढ़ेंगे चारुल, वंश। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is a reflexive, symmetric, and transitive. चलिए ठीक है, यहीं से एग्जांपल 2 से समझते हैं। एग्जांपल 2 Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T, given by R equals to T1, T2, which implies T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो आप लोग जानते होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी दो चीज होती है। कॉन्ग्रुएंट में बिल्कुल बराबर हो जाता है एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के, सारे साइड इक्वल हो जाते हैं और सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। बताओ कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये बात समझ में आती है? यही रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड लाइन क्या बोलता है कि अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये इफ पार्ट बोला जाता है। इफ T1 T2 बिलोंग कर रहा है R को, दिस इंप्लाइज T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये ठीक वैसे ही कि X इज ब्रदर ऑफ Y एंड Y इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ X।
क्लियर है क्या? अगर दोनों भाई हैं तो होगा x इज ब्रदर ऑफ y, y इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ x। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? अब यही भी चीज हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के केस में, हो जाएगा कि ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 के, ट्राइंगल 2 जो है ट्रांजिट हो गया, 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 2 जो है वो 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई T1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, T2 के, T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप A से B गए, A रिलेटेड टू B, देन B से C गए तो B रिलेटेड टू C, और इसका मतलब हुआ कि आप A से C गए। ये बात समझ में आ रही है क्या? ट्रांजिटिविटी। तो इफ पार्ट में 2 एलिमेंट लिया जाता है ऑर्डर पेयर के, जब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो समझ में आ रहा है क्या? लिखने का तरीका बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा, आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है? एग्जाम में कैसे लिखना है आंसर, वो सारी चीजें मैं आपको, बुक में बहुत थ्योरी लिखा है, अभी थ्योरी को समझना बस है आपको, ठीक है? एग्जाम में लिखना सिखाएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए देवधारीवाल पढ़िए। Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1 L2 so is to L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. अब देखो कोई भी लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर नहीं हुआ आज तक। मैं एक लाइन खींच दूं और बोलूं कि अपने आप के परपेंडिकुलर है, सही बात है क्या? नहीं है ना? तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे क्या? L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक लाइन अगर दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी पहले के परपेंडिकुलर होगा। इफ R इज R इसलिए सिमेट्रिक है कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, इसका मतलब क्या है? L2 जो है वो परपेंडिकुलर किसके है? R के। बात समझ में आ रही है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. So, अच्छा, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक जरूर है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है क्या। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है? अगर L1 पैरेलल है, ये L1 है, ये L2 है, और अगर L2 के मैं फिर से परपेंडिकुलर लिख दूं तो क्या हो जाएगा? वो L3 के पैरेलल हो जाएगा ना। देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, इसका मतलब क्या हुआ? L1 तो पैरेलल हो जाएगा ना L3 के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिख भी रहा है यहाँ से आपको? तो इसीलिए yes, sir. ये ट्रांजिटिव नहीं होता ये रिलेशन। क्या नहीं होता? ये ट्रांजिटिव नहीं होता। चीजें समझ में आ रही क्या? आप लोगों को सेंस समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से हम लोग सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है? आगे चल के जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए चारुल। Yes, sir. Example 4. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 and 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. अब रिफ्लेक्सिव क्यों है? 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है, यही से हो गया सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक क्यों नहीं। 1 2 तो है लेकिन क्या 2, नहीं 1 है? नहीं है। 2 1 नहीं है, 2, 1. इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसको बोलते हैं काउंटर एग्जांपल ढूंढना, ठीक है? तो काउंटर एग्जांपल ऐसे पता कर करके डिस्प्रूव करते हैं, तो सिमेट्रिक नहीं है, प्रूव हो गया। अब बताओ ट्रांजिटिविटी है प्रूव करने के लिए क्या बताना पड़ेगा? कि भैया 1 2 तो है और 2 3 भी है, मतलब इफ पेयर तो एग्जिस्ट कर रहा है। 1 से 2 भी है, 2 से 3 भी है, लेकिन क्या नहीं है? 1 3 3 नहीं है। तो इसीलिए क्या नहीं? ट्रांजिटिव भी नहीं। चीज समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ये काउंटर एग्जांपल्स को ढूंढना ही आपका मेन काम है। इसी से पता चलता है कि वो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या तो नहीं है। प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, लेकिन प्रूव करने के लिए आपको जनरल तरीके पे जाना पड़ता है, ठीक है? वहां आपको कोई एग्जांपल देके प्रूव नहीं करना होता है। जब आपको डिस्प्रूव करना हो तो एग्जांपल देते हैं, उसको काउंटर एग्जांपल बोलते हैं। लेकिन जब प्रूव करना है तब एग्जांपल से प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है? तब आपको जनरल इन जनरल जो है वो आपको प्रूव करना होता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल 5 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम। कुछ थोड़ा सा और फाउंडेशन आप लोगों का बनाएंगे। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और ये हम डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, ठीक है? अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस पे हम एक्सरसाइज करेंगे।
और देखते हैं कि ये कंसेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बेसिकली 3 कंसेप्ट आपको समझने हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ा जाए और देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए करणप्रीत आपसे शुरू करते हैं, पढ़िए। Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. First, पहला relation पढ़िए। in set A defined as r equals to x comma y, which is 3x minus y equals to 0. चलिए रिलेशन तो लिख दिया है, आपको बताना ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होगा कि x कॉमा x जैसी कोई चीज आपको रख के देखना है इस पे, करेक्ट? बताओ, प्रूव कर सकते हैं आप? है क्या? नहीं है ना? नहीं है सर। दिख रहा है ना कि 3x जो है y इज इक्वल टू 3x, कोई भी नंबर दूसरे का ट्रिपल के इक्वल हो सकता है, 1 1 के केस में तो हो भी सकता है, लेकिन अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो y क्या आएगा? 6 आएगा। यस सर। तो 2 6 जो है वो रिलेशन को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 2 2 बिलोंग कर रहा है क्या? 2 2 आएगा इसमें? नहीं आएगा। नहीं आएगा। लिखेंगे कैसे? तो एक काउंटर एग्जांपल रख देंगे और ऐसे रखते हैं काउंटर एग्जांपल। देखो, सिंस 2 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? काउंटर एग्जांपल रख दिया है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वंश प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लास में बेटा रिस्पॉन्ड करिए, खामोश मत बैठिए। ठीक है सर इसमें अपन आप, को लेकिन वो बताना है ना कि तीनों में से क्या है ये। हाँ तो पहला चीज अभी बताया ना कि एक जो चीज है वो अभी रिफ्लेक्सिव आपको बताया, अभी आप अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों बताएंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे, एक एक करके तीनों डिस्कशन करेंगे एक ही क्वेश्चन में। ये समझ में आ रहा है क्या? बताइए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस अभी सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। चलिए आस्था अग्रवाल आप बताइए, रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? सर नहीं है सिमेट्रिक। कैसे नहीं है? कोई एक एग्जांपल बताइए देखिए। सर बिकॉज सिमेट्रिक में 1 कॉमा, फॉर एग्जांपल 1 कॉमा 2 तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए। इस पर्टिकुलर रिलेशन में कोई एक सुटेबल एग्जांपल बताइए, काउंटर एग्जांपल रखिए। यस सर। सर अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं तो सर x की वैल्यू 1 अगर लोगे तो y की वैल्यू 2 तो आएगा ही नहीं, रिलेशन में ही नहीं आएगा वो तो। रिलेशन यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। अब x को 1 लोगे और y को अगर 2 लोगे तो आंसर 0 कहाँ आ रहा है? तो रिलेशन में ही नहीं है एलिमेंट, 1 2 में ही, वो तो रिलेशन को ही बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसा कोई यस एलिमेंट चूज रिलेशन को बिलोंग करता हो। तो 1 कॉमा 3। हाँ 1,3 गुड। यस सर। तो चलिए 1,3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आपने बोला, तो क्या 3,1 बिलोंग करेगा रिलेशन को? कर रहा है क्या? आस्था बोलो। नहीं सर, नहीं बिलोंग करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप रख के देख लो, 3xy में 3 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। मतलब 1 3 तो रिलेशन में है, लेकिन 3 1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। चीज समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए क्या नहीं है, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ये चीज समझ में आ रही है के बाद कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर। यस सर। चलिए अभी ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। वंश आप बताइए, काउंटर एग्जांपल दीजिए ट्रांजिटिविटी के लिए। यस सर। सर अगर हम x को 2 ले लेंगे जैसे और ये 1 3 वाला ही ले लेते हैं। आस्था ने बोला कि 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 3 से अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो 3 9 हो जाएगा। 3 9 बिलोंग्स टू R, दोनों रिलेशन में है। यहाँ पे 2 पेयर लेने पड़ते हैं ना ट्रांजिटिविटी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 3 एंड 3 9 बिलोंग्स टू R। तो अब बताइए 1 9 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर बट रहा है।
1,9 does not belong to relation, therefore R is not क्या Transitive. लिखेंगे? यस, वेरी गुड। तो चीजें समझ में आ रही है? अभी आंसर लिखना कैसे, काउंटर एग्जांपल कैसे रखना है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. गुड। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ओम दीवान, सॉरी देवदारीवाल। R is equals to x comma y, such as y is equals to x plus 5 and x is smaller than 4. देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा बढ़िया चीज दे दिया है कि जो रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। तो एक हमेशा पहले पढ़ लेंगे कि रिलेशन कौन से सेट में डिफाइंड है। तो रिलेशन यहाँ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी एलिमेंट लेंगे वो यही इसी सेट का एलिमेंट लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इसके बाहर का कोई एलिमेंट ले लिया और उसको आप प्रूव भी कर रहे हो या डिसप्रूव कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके आपको पता है एंडलेस होता है, 1 2 3 लाइक दैट। दिस इज द पैटर्न ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज कि एक्स वाई जो है उसका डेफिनेशन लिख दिया है। क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? अब यहाँ क्या क्या इनपुट डाल सकते हो? डोमेन तो पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, x लेस देन 4 डाल दिया है, तो मतलब x ज्यादा ज्यादा 1 2 3 ही डाल सकते हैं। तो 1 2 3 डालेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा भाई? 1 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ में 7 आएगा और 3 के साथ में 8. बस 3 एलिमेंट आएंगे। अब यहीं से देख के समझ में आ जाता है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है बताने के लिए क्या बताना जरूरी? कोई एक पेयर बता दो। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ 1 6 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, लेकिन But 6 1 जो है वो 6 does not डज नॉट बिलोंग टू आर हो गया। अब यहाँ पे बताओ ये सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं। अब बताओ ट्रांजिटिव है क्या? क्या रूल? no sir. ये है ट्रांजिटिव। मैं बता दूं ये ट्रांजिटिव कैसे है। अब आप बोलेंगे सर 1 2 तो है नहीं, जैसे तो इफ पार्ट आपको दिख रहा है क्या? ऐसा कोई पेयर दिख रहा है जो इफ पार्ट में आता हो ट्रांजिटिविटी के? जस्ट लाइक 1 2 2 3 ऐसा कुछ दिख रहा है कि जैसे 1 6 है तो कोई एलिमेंट है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं हो रहा है। नो सर। क्या ऐसा कोई एलिमेंट जो 7 से स्टार्ट हो रहा हो, या ऐसा कोई एलिमेंट जो 8 से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं ना, मतलब इफ पार्ट ही नहीं है। इफ पार्ट क्या होता है ट्रांजिटिविटी के लिए? इफ पार्ट क्या होता है कि भैया ए बी और बी सी दोनों होना चाहिए। अगर दोनों हैं तो हम बोलते हैं कि ए सी है तब तो ट्रांजिटिव है, और अगर ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो कुल मिला के बात ये होगी कि ऐसा तो कोई इफ सिचुएशन है ही नहीं इसमें, इस रिलेशन में कोई इफ पार्ट नहीं ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ऐसे रिलेशन जिसमें इफ पार्ट ही मिसिंग हो तो इनको बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन मान लिया जाता है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। गड़बड़ करते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं लिख देते हैं। समझ में आ रहा है सर क्योंकि इसमें शायद रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि कहाँ तक है ये रिलेशन, क्योंकि सब दे दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए। नहीं वो ठीक है, रेस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये तो पता चल गया ना कि x आप 1 2 3 ही ले सकते हैं। तो रिलेशन में तो यही एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट, 1 6 आएगा, 2 7 आएगा और 3 8 आएगा। अब इन तीनों में भी इफ पार्ट ही नहीं है। देख लो आप, ऐसा अगर होता कि 1 6 है और 6 5 ऐसा कुछ होता तो पता चल जाता 1 5 जो है रिलेशन में है कि नहीं है, लाइक दैट। समझ रहे हो ना आप? जैसे ए बी आया, बी में खत्म हुआ, तो बी से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, इफ पार्ट ही नहीं ट्रांजिटिविटी के लिए। समझ रहे हो आप? नहीं आया समझ में? धारीवाल बोलो। आ गया सर। अगर इफ पार्ट ही नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन होगा, माना जाएगा उसको, क्योंकि इसमें इफ नहीं है। ठीक है, इफ पार्ट का होना जरूरी है तभी वो देन पार्ट के बारे में बात होती है। अगर इफ पार्ट ही नहीं है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट देन पार्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोल देते हैं कि इफ ही नहीं है तो फिर देन का भी होना उससे कोई मतलब नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है। अब बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। अभी ट्रांजिटिव है क्या? ये है ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें इफ पार्ट ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करणप्रीत पढ़ो।
Relation R in a set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equals to x, y, which is x is divisible by y is divisible by x. मतलब y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। बताइए, मतलब पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। किस तरह से लिख सकते हैं रिलेशन को? 1 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बता दो। हाँ सर, लिख सकते हैं। हर एक नंबर खुद को डिवाइड करेगा, ये तो आप समझ गए कि ये रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन अब, है ना। अब बताओ अगर 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा तो क्या 2 भी 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए रिलेशन में होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या नहीं है, यही से काउंटर एग्जांपल मिल गया ना कि 1 जो है वो 2 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए वो रिलेशन में होगा नहीं, इसीलिए क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया क्या? इफ पार्ट तो है लेकिन देन पार्ट नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। है बस ये। हाँ, अब बताओ ट्रांजिटिव है क्या ये रिलेशन? थर्ड वाला देखो, 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 तो 4 को डिवाइड करेगा ही ना भैया, नहीं करेगा। अब यहाँ आप बोलोगे सर आपने एग्जांपल ले लिया, तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते ऐसे प्रूव। तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांजिटिव है ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन जनरल लिखना पड़ेगा। इन जनरल तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए इन जनरल लिख रहा हूँ, सिंस एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ देयरफॉर x, x बिलोंग टू r, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए काउंटर एग्जांपल दे दिया, थर्ड वाला प्रूव कर रहा हूँ ट्रांजिटिविटी के लिए। तो यहाँ लिख देंगे सिंस, या लेट अस एज्यूम कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन में है और वाई जेड भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है y को डिवाइड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई के, और y जो है वो z को डिवाइड कर रहा है, तो z के ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू z के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो है कि x जो है वो z को डिवाइड कर रहा है, x z जो है वो बिलोंग कर रहा है r को। ये चीज समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो ये 3 वर्ड समझ में आए क्या आज आपको? आज आपको सिर्फ यही समझना है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। 3 वर्ड समझ में आए क्या आपको? यस सर। चलिए क्लास ऑफ करते हैं, और कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आपके एक्सरसाइज के, और देखेंगे कि सॉल्विंग का पैटर्न क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, और फिर उसके आगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ 3 वर्ड आपने सीखा कि 3 तरह के रिलेशन आपने देखे कि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है। आप सिर्फ डेफिनेशन लिखना सीख जाइए, काफी है आज के क्लास के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन कहाँ से लिखना है वो आप नोट कर लीजिए, कहाँ पे है डेफिनेशन देख लीजिए आप बुक में, कहाँ पे डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन ही सर आपको आज लिखना है। ठीक है, हाँ, ये डेफिनेशन ही आपको लिखना है, बस ये डेफिनेशन आप लिख के याद कर लीजिए आज की क्लास के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.